अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान के द्वारा आयोजित सभा के अध्यक्ष विद्यानंद जी, इस कार्यक्रम के चालक प्रोफेसर राजीव कुमार जी और इस कॉलेज के जाने माने कॉलेज के चेयरमैन साहब, उपस्थित बलिया नगर के आदरणीय नागरिकों, आज 31 अक्टूबर है और एक महान पुरुष के जन्मदिन है, वह सरदार पटेल। लोग समझते हैं कि और कई जो अंग्रेजी में हमारे इतिहास लिखते हैं वो ये विचार करते हैं कि हम बिखरे हुए देश थे, एक देश कभी नहीं थे और अंग्रेजों ने इसको एक देश बनाया और 1947 में उन्होंने हम इस देश के वासियों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना करके छोड़ कर गए। वास्तविकता दूसरा है, अंग्रेजों ने तो पहला देश का विभाजन किया और फिर इतना ये सिर्फ नहीं किया, उन्होंने जो सारा हमारे देश की जो रूपरेखा थी उसकी 1/3 हिस्सा को स्वाधीन किया राजा महाराजाओं के हाथ। 600 महाराजाओं को उन्होंने स्वाधीन घोषित कर दिया और ये सब अलग देश बन गए। सरदार पटेल के जिम्मे में ये थी कि साम दाम वेद दंड के उपयोग करके उन्होंने इस 600 से लगभग 450 राजाओं को मंगाया कि हिंदुस्तान में विलय कर जाओ और इसके बाद भी हमारे एक देश की असली रूपरेखा बनी। हाँ, विभाजन बनी, परंतु रूपरेखा बनी नहीं तो ये 450 देश होते हमारे भारत माता की शरीर पर तो क्या हाल होती हमारे देश की। एक ही राजधानी यानी एक ही देश जिसको जम्मू कश्मीर कहते हैं वो पूर्ण रूप से सरदार पटेल के हाथों में सौंपा नहीं गया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये मेरा पूर्वज का देश है, इसलिए मेरे हाथ पर मुझ पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल ने महाराजा से तो इतना मजबूर किया कि वो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है दस्तखत करके गए और तो जवाहरलाल नेहरू ने अनावश्यक कैबिनेट की जानकारी के बिना इसको यूनाइटेड नेशंस में जाकर केस बनाई और उसके दर्द आज भी है। यदि कश्मीर भी सरदार पटेल के जिम्मे में होता तो आज कश्मीर की समस्या हमारे देश में बिल्कुल नहीं होता। तो उसके उनके स्मरण में और ये भी जानते हुए कि मेरे बहुत निकट और घनिष्ठ मित्र जो प्रधानमंत्री बने श्री चंद्रशेखर, वो भी इसी एरिया के हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि बलिया जैसे क्रांतिकारी क्षेत्र जो इंडिया को आजाद बनी 15 अगस्त 1947 में, परंतु आपके कलेक्ट्रेट तो थोड़े दिन पहले ही आजाद हो गई थी। तो इसीलिए इस क्रांतिकारी भूमि में आकर एक जो हमारी सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए किस प्रकार है ये मैं बताऊंगा। तो इस खतरा का कैसे सामना हो सकता है, इसके ऊपर युद्ध कैसे कर सकते हैं, खत्म करने के लिए इस पर मैं
एक कोई सेठ पैसा देता है मंत्री को, या कोई व्यक्ति चपरासी को देता है बड़े साहब को मिलने के लिए। ये दोनों के बीच का सवाल नहीं। इससे जो प्रभाव पैदा होता है सारा देश में, सारी अर्थ प्रणाली में, इसको समझने की आवश्यकता है। इतिहास में कई देश थे जो बड़े संस्कृति आए देश थे, जैसे ग्रीस, इजिप्ट, रोम। ये सारे डूबे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर काबू नहीं किया। हिंदुस्तान भी ऐसे मोड़ पर पहुंचा है कि आज हम भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं करेंगे और उसको समाप्त नहीं करेंगे। कम से कम ऐसे नियंत्रण और अंकुश लगाएंगे कि वो छोटा सा समस्या बन जाए, तो ये देश टिकेगा नहीं, ये बिखर जाएगा, गुलाम दोबारा बन सकता है। इसलिए मैं इसको सबसे ज्यादा महत्व देता हूं और 3 हिस्से में मैं अपने विचार रखूंगा या 3 आयाम में रखूंगा। पहला आयाम, भ्रष्टाचार का परिभाषा क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, और ये आवश्यक है मुझे बताने के लिए, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह की बातें फैल जाती है। हर चीज भ्रष्टाचार नहीं। मान लीजिए जैसे कांग्रेस के महामंत्री हैं दिग्विजय सिंह, जिनको अन्ना नारे से थे कि जल्दी से जल्दी पागल हॉस्पिटल जाना चाहिए। उनकी बातों में तो लगता है कि ये देश के सारे संत लोग जो हैं वो भ्रष्ट हैं। कहते हैं कि रामदेव जो है वो कैश में, रुपए नोट में दक्षिणा लेते हैं और ये काला धन है। अब दिग्विजय सिंह तो जल्दी से काला धन पहचान सकता है, लेकिन रामदेव ने क्या गलती की, किसी ने आकर दान दिया। महात्मा गांधी को भी कैश में देते थे लोग। या कल मैं मेरा काला धन को लेकर मैं टैक्सी में जाऊं और टैक्सी वाला को किराए कैश में दो, तो क्या टैक्सी वाला भ्रष्ट है? इसीलिए हमें थोड़ा सोचना चाहिए बोलने से पहले। अभी किरण बेदी ने एयरफेयर में डबल चार्ज कर दिया, क्या वो भ्रष्टाचार है? तो नहीं है तो क्या है? तो परिभाषा हमें साफ रखनी चाहिए हमारे दिमाग। भ्रष्टाचार पद का दुरुपयोग करके अपने के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने मित्र के लिए या किसी और के लिए लाभ पहुंच जाता है, पद का दुरुपयोग करके, तब उसको हम कहते हैं भ्रष्टाचार। जो हमारे सत्ता में, हमारे नियम कानून में इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन कहते हैं। बाकी चीजों का नाम दूसरा है, एक्सटॉर्शन, चीटिंग। किरण बेदी ने जो किया उसको हम चीटिंग कह सकते हैं, चीटिंग नहीं है, परंतु आरोप लगना है तो भ्रष्टाचार का नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए भ्रष्टाचार जिससे हम आज हमारी ध्यान जिस पर केंद्रित है, वो भ्रष्टाचार है कि आपको एक सार्वजनिक पद मिला है, जैसे कोई गवर्नमेंट के दफ्तर में आप ऑफिसर बने हैं या मिनिस्टर बने हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, एमएलए बने हैं, उस पद की जो शक्ति है, उस पद की शक्ति को दुरुपयोग करके किसी और को फायदा पहुंचाना या अपने के लिए फायदा पहुंचाना या अपने रिश्तेदार को बचाना, उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। उसी पर हमारे आज ध्यान केंद्रित है। मान लीजिए सड़क बनना है, अब आपके डिस्ट्रिक्ट की सड़क देखकर मैं हैरान हुआ। कई जगहों में सड़क बहुत अच्छा है, कई जगह में तो खबर टूट जाती है। ये क्यों है?
बनाने कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी सड़क बना सकता है। और हम हिंदुस्तानी दुनिया में चमके हैं सड़क बनाने में। मलेशिया में, नाइजीरिया में, इराक में, कई देशों में हमने सड़क बनाई है और लोग आज भी याद करते हैं। जब अमेरिका इराक की कब्जा की, आक्रमण किए इराक पर और बसरा से और बगदाद तक अपने टैंक पर ले गए सड़क से, तो प्रेसिडेंट बुश ने कहा था युद्ध होने के बाद, सद्दाम हुसैन ने तो कुछ नहीं किया, पर एक काम तो जरूर किया, बड़े अच्छे सड़क बनाए। वो भी सद्दाम हुसैन ने नहीं बनाया, उसने इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट किया और हमारे बॉर्डर रोड से जो इंजीनियर थे उन्होंने जाकर सड़क बनाई। विदेशों में अच्छी सड़क बनाते पर तो हमारे देश में बना नहीं पाते, क्यों? इसके पीछे भ्रष्टाचार है। जब टेंडर आती है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, किसी चंद जिसको चाहते हैं उनको टेंडर मिलती है, वो मंत्री को या ऑफिसर को पैसा देता है और फिर सबस्टैंडर्ड मटीरियल डालता है, जहां उसको पत्थर डालनी चाहिए वहां मिट्टी डालता है, एक बारिश आने के बाद खत्म होता है। या कहता है कि मैंने सड़क डाल दी है, कौन जाकर उसकी इंस्पेक्शन करेगा? एक बार अकाल आई थी जिला में, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सोचा मुझे पैसा कमाने के लिए क्या करना है, तो उसने कहा सरकार को एक प्रपोजल भेजी कि यहाँ पानी की कमी है, बड़ी अकाल है, तो मुझे ट्यूबवेल बनानी पड़ेगा लगाने के लिए, नहीं तो यहाँ पानी की प्यासा में लोग मर जाएंगे, प्यास में मर जाएंगे। सरकार ने उसको 500 करोड़ रुपए दिया ट्यूबवेल लगाने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट। उसने क्या किया, वो सारा 500 करोड़ रुपए अपने पॉकेट में डाली और फाइल में लिख दिया कि मैंने यहाँ 2500 ट्यूबवेल लगाई। 3 साल के बाद उस कलेक्टर की ट्रांसफर हो गई, दूसरा कलेक्टर आया, उसको पुराना फाइल देख रहा था, देखा कि यहाँ 2500 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। उन्होंने सर्वेक्षण किया, देखा कि एक भी ट्यूबवेल नहीं, तो उसको समझ में आ गई बात, तो उसने सरकार को चिट्ठी लिखा। ये मेरे पहले जो कलेक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अकाल के समय में उन्होंने बड़े कुएं लगाए हैं, कुएं पैदा करके ट्यूबवेल लगा के पानी का इंतजाम किया, लेकिन अब अकाल नहीं है और इस कुएं में मच्छर बहुत आ गए हैं, तो मुझे पैसा दिया जाए ये सारे कुएं को बंद करने के लिए, और इसलिए सरकार ने उसको 200 करोड़ रुपए भेजा और उसने कुएं को फाइल में बंद कर दिया और कह दिया कि अब मैंने सारे 2500 ट्यूबवेल मैंने बंद करा। तो किसी को कोई पता नहीं लग सकता, यदि 2 ऑफिसर मिल जाएंगे इस तरीके से तो किसी को नहीं पता लगेगा क्या कुछ हो रहा है। और यही हुआ 2G में। लोग कहते हैं 2G क्या है, हमें समझ में नहीं आ रही है, 2G 3G 1G। मनमोहन सिंह से किसी ने पूछा 2G क्या है, तो उसने कहा सोनिया जी और राहुल जी। देखिए एक जमाने में हमारे पास कॉर्डलेस फोन होता था, उसमें हम क्या कर सकते थे, सिर्फ फोन उस कॉर्डलेस को उठा के बगीचे में जा सकते, वायरलेस से हमारी वाणी पहुंच जाती और कुछ नहीं जाती, वाणी चले जाती। टेलीफोन की घंटी बजेगी, टावर नहीं होगा उसको 1G कहते हैं, क्योंकि उसकी जो जिस वेव वायरलेस से जाती है वाणी, वो साइकिल में जाती है, कभी सीधा लाइन में नहीं जाती, वो आकाश में साइकिल में जाती है, लंबे साइकिल में जाती है, और सिर्फ वाणी और कुछ नहीं बोल सकती। फिर 2G आया, G माने जनरेशन, जनरेशन माने 3, पहला पीढ़ी कॉर्डलेस, दूसरा पीढ़ी मोबाइल फोन,
उसमें आप सिर्फ फोन नहीं सकते, टेलीफोन नहीं कर सकते, आप ये ईमेल भेज सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, MMS भेज सकते हैं, चित्र को भेज सकते हैं। उसकी जो वायरलेस है वो ऐसे लंबे साइकिल में नहीं जाती, परंतु थोड़ा ज्यादा ऐसे जाती है। फिर 3G आया। 3G में पहले जो 2G में कर सकते थे वो 3G में, और उसके अतिरिक्त जिसको फोन किया वो फोन उठा रहा है, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उसका साइकिल और भी ज्यादा है। जितना आप इंफॉर्मेशन भेजने चाहते हो उतनी एक्स्ट्रा साइकिल होते हैं और एक पीढ़ी बढ़ते जाते हैं। तो 3G के बाद 4G आएगा, 4G के बाद 5G आएगा, कई चीजें कर सकेंगे। तो ये है 1G, 2G, 3G, 4G। तो 2G जब आया तो ये तय हुआ कि लाइसेंस देनी है और किस दाम पर देनी है और क्या क्या और कंडीशन लगानी है। 2001 में आई थी 2G। उस समय मोबाइल फोन की संख्या सिर्फ 4 करोड़ थे हमारे देश में। 2008 में जब व्यापक और विस्तार रूप से 2G की लाइसेंस बेची गई थी, उस समय हमारे पास, हमारे देश के लोगों के पास 70 करोड़ मोबाइल फोन, बड़ी डिमांड, बड़ी मार्केट। और इसीलिए आसमान में चैनल्स को बांटने होते हैं। बहुत सरल करके आपको बता रहा हूं, ताकि ये जो वायरलेस वेव्स हैं, साइकिल्स हैं, ये टक्कर ना कहीं करें। और आसमान तो लिमिटेड नहीं है, दूसरे देशों का भी मोबाइल सर्विसेज होते हैं। तो इसीलिए सीमित स्पेक्ट्रम होने के कारण और डिफेंस को भी जरूरत है, तो जो डिफेंस छोड़ देगी आपके लिए, उसमें से बांट के सबको देना। तो जब सीमित है तो डिमांड इतनी बड़ी है तो दाम बड़े कुछ ज्यादा होगा। तो 2008 में राजा ने अपनी पद का दुरुपयोग करके कहा कि हम 2001 के दाम पर ही बेचेंगे। क्यों हम मोबाइल सर्विसेज को चीप करने चाहते, सस्ता करने चाहते। अब सरकार को इसमें सस्ता करना है, वैसे 2000 की दाम तय करना है तो फिर चावल और गेहूं का भी 2000 दाम पर लोगों को बेचना चाहिए, सिर्फ मोबाइल सर्विसेज के 2000 के दाम पर। लेकिन इन्होंने, राजा ने ये कारण तो दिया और उन्होंने तरह तरह की धांधली करके उसने ये चंद चुने हुए लोगों को लाइसेंस दिलाया। कई लोग पहले से थे, जैसे आता था, लेकिन कई ऐसे बिल्कुल नए लोग आए जिन्होंने टेलीकॉम में काम ही नहीं किया। वो जमीन बेचना और जमीन खरीदने के काम में थे, रियल एस्टेट कंपनी थे। एक का नाम था स्वान और दूसरा का नाम था यूनिटेड। ये दोनों कंपनी को किसी तरह से हमें दिलाना, ये राजा ने फैसला किया और उसने सारे नियम इधर उधर बदल के उसने कहा कि 2000 दाम पर बेचेंगे। और इन दोनों कंपनीज ने खरीदने के बाद, उनके पास तो टावर नहीं, इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करने वाले हैं? और लाइसेंस को लेकर उन्होंने 2 विदेशी कंपनीज जो ब्लैकलिस्टेड कंपनीज थे उनको उन्होंने बेचा। किस दाम पर बेचा? 8 गुना दाम पर बेचा। तो सस्ता करना था तो फिर सीधा बेच देते विदेशी कंपनी को, सरकार अच्छे कंपनी को बेच देते। ये दोनों को बेचना प्रतिबंध था उस पर। एक का नाम था एटिसलाट,
80 लाख दुबई में हेडक्वार्टर्स है और हमारी होम मिनिस्ट्री जब शिवराज पाटिल मंत्री थे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो 80 लाख है ये पाकिस्तान का मंच है, ये पाकिस्तान का फ्रंट कंपनी है, ISI इसमें काम करती है और इनको आप लाइसेंस दोगे तो आपके टावर लगाने इसमें बहाना में वो पाकिस्तान के घुसपैठियों को तब भी इसने बेचा। नियम था कि 3 साल के पहले लाइसेंस मिलने के बाद बेच नहीं सकते हो, लेकिन उसका उल्लंघन किया और 8 गुना दाम पर बेचा तो स्वान को 8 गुना लाभ मिला। कुछ ना करते हुए लाइसेंस मिल गया, उसको बेच दिया। 1651 करोड़ रुपए में उन्होंने लाइसेंस खरीदा, उसका 8 गुना दाम पर उन्होंने बेचा। 10 गुना दाम पर बेच सकते थे क्योंकि मार्केट का दाम 10 गुना था 2001 के तुलना में, और तो उनको भी मुनाफा चाहिए था। उन्होंने खरीदा 80 लाख ब्लैक लिस्टेड टेलीनॉर जिसको यूनिटेक ने बेच दिया अपना लाइसेंस। उसके ऊपर आरोप था कि ये चाइना का मिलिट्री का इक्विपमेंट यूज करती है जो साइबर वॉरफेयर में उपयोग हो सकता है, और इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो तो ये कंपनी की इक्विपमेंट को उपयोग करके डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस की कंप्यूटर सबको फेल कर सकती है, लेकिन बेच दिया और मुनाफा खूब। यदि सरकार नीलाम करती, जो सरकार को 9 टेलीकॉम कंपनी से जो पैसा मिला लाइसेंस बेच करके 2001 के दाम पर, उसको 8 गुना करिए, आपको 1,20,000 करोड़ रुपए मिलता है। उसके अतिरिक्त फाइनेंस का सवाल था, आप यहाँ बैठे हैं, ईमानदार है, साहसी है, वाईमैक्स में भी फ्रॉड, CDMA से DSM जाने में फ्रॉड, सब मिला करके 1,76,000 करोड़ रुपए की नुकसान हुई भारत के लिए। ये कोई गलत कैलकुलेशन नहीं है, CAG को कैलकुलेशन। और इस 1,76,000 करोड़ में से 60,000 करोड़ रुपए रिश्वत में दिया गया, ये कंपनी जिनको नाम मिला, और ये 60,000 करोड़ रुपए राजा को मिला, उसने उसको बांटा क्योंकि वो अकेला तो ये सब कुछ नहीं कर सकता था और उसको संरक्षण चाहिए था। उसने अपने के लिए 4,000 करोड़ सिर्फ रखा, सिर्फ 4,000 करोड़, और उसने 5,000 करोड़ चिदंबरम को दिया। उसने 16,000 करोड़ रुपए करुणानिधि को दिया, क्योंकि करुणानिधि को 3 बीवियां हैं तो उससे बहुत ज्यादा देना पड़ा। और उसने 36,000 करोड़ रुपए सोनिया गांधी को दिया, और राजा जेल में। चिदंबरम को क्यों दिया? हम सब समझ सकते हैं कि सोनिया गांधी को देना था, नहीं तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ने कहा था राजा को चिट्ठी लिखकर कि नीलाम करो। उसने जवाब दिया, बड़ा रूड जवाब दिया, असभ्य जवाब दिया कि मैंने प्रणब मुखर्जी और स्वर्ण चंद्र से बात कर ली है और इसीलिए आपकी जो सुझाव है उसको मैं मान नहीं सकता। प्रधानमंत्री को कहता, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर होते तो उसी समय वो डिसमिस हो जाते थे राजा, कोई भी होता। लोग तो कहते हैं मनमोहन सिंह भी दोषी है, किस बात की दोषी है? जो विश्वाचार्य दोषी थे जब वो राज्यसभा में द्रौपदी की साड़ी की हरण होते समय देखते रहे, उससे ज्यादा इसमें क्रिमिनल केस भी बनता है। प्रधानमंत्री ने 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन सब लगे हुए हैं प्रधानमंत्री भी उसको भी दोषी है, उनको
वाला स्वामी क्यों नहीं बोलता उसके खिलाफ? मैं इसलिए नहीं बोलता कि ये चल जाएगा तो राहुल गांधी आएगा, वो हमारे लिए कैसा पता होगा। जाने तो सारा जाए, यूपीए पूरा फाड़ के फेंक दो, कोई अर्जा नहीं, उसमें मनमोहन सिंह भी चल जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। तो जो अकेला दोषी ये तो मैं मानती हूँ। तो जहां तक करुणानिधि है, वो पार्टी का अध्यक्ष है, डीएमके का मेंबर है, समझ सकते हैं। सोनिया गांधी रहनुमा है, समझ सकते हैं। ये चिदंबरम को क्यों पाने जा रहे? तो फिर मैंने सोचने लगा, देखने लगा, और मैंने एक कागज निकालने लगा। लोग पूछते हैं कि कागज कहाँ से आप निकालते हो, तो क्या करते हो? हमारा पहुंच है, हमारी चाल है, हम उसको बाहर बताते नहीं है। बाकी लोग अपना बड़े बड़े निश्चित लोग प्रचार करते हैं। मैं तो जो भी बड़े लोगों को जानता हूँ उनका नाम कभी नहीं लेता, मेरे दुश्मन का नाम लेता हूँ। सोनिया गांधी का नाम मैं 1000 बार का निकले दिया, बट ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा दोस्त है, यहाँ बैठा हुआ मेरा दोस्त है, कल उसकी नौकरी चली जाएगी। लोग ये भी पूछते हैं कि सोनिया गांधी के बारे में इतना क्यों आप आलोचना करते हैं? वो बेचारी इटली से आई, बहू बनने चाहती है, साड़ी पहनती है, कभी कभी टीका भी लगा लेती है, नमस्ते करती है। वो अपने देश की धार्मिक महिला है, धार्मिक पत्नी है, दिखानी चाहती है। मैंने कहा मैंने तो रामायण पढ़ा है, उसमें से सीखा है कि जब रावण आए सीता को उठाने के लिए, वो भी ऐसे भगवा कपड़ा पहन के आए और सीता गुमराह हो गई और लक्ष्मण रेखा पार कर गई, और देखो क्या हाल हुआ। तो मैं किसी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करने वाला हूँ, ये साड़ी पहनने से मैं गुमराह नहीं हूँ। तो ये जब मैंने कागज देखे तो दिखाई पड़ा कि जिसमें भी राजा ने दस्तखत किया उसमें चिदंबरम का भी दस्तखत है। तो मुझे आश्चर्य हुआ ये चिदंबरम कहां से आया। फिर देखा कि जब एनडीए सरकार थी उन्होंने 2003 में कैबिनेट ने तय किया कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस की जो दाम है ये कैबिनेट ने तय करेगी, क्योंकि यह टेक्निकल सब्जेक्ट है और कैबिनेट में कोई इसमें ठीक से बहस नहीं हो सकती। लेकिन 2 मंत्री इसमें संबंधित हैं, एक हमारी जो राजस्व की रक्षा करनी है वित्त मंत्री, और दूसरा टेलीकॉम मंत्री। ये दोनों तय करेंगे, जो वो तय करेंगे वो कैबिनेट का ही है डिसीजन, ऐसा माना जाए। तो इसलिए राजा अकेला दाम को तय नहीं कर सकता। 2001 की दाम तय किया, जब 2001 की दाम लागू होनी चाहिए थी, ये आरोप है राजा के ऊपर, वो आरोप उतना ही लगता है इसके ऊपर, चिदंबरम के ऊपर। और फिर ये भी है कि चिदंबरम के ऊपर सीबीआई ने जांच नहीं किया, राजा के ऊपर किया। तो फिर मैंने पता किया क्या बात है, तो पता लगा कि सीबीआई के सारे जो ऑफिसर्स हैं आईपीएस, उनका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड और प्रमोशन होम मिनिस्ट्री चेक करती है, और इसलिए इनको सबको डर है चिदंबरम से, इसलिए मैंने जांच। तो मैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा करके मैंने एक केस डाली। बहुत अच्छी बात हमारी देश की आज है जो हम पहचान सकते हैं, पहले हम लोगों ने पहचाना नहीं। जब मैंने राजा के बारे सारी जानकारी मिली, मैंने केस लाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुमति मांगी। प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी के कारण मेरी चिट्ठी की जवाब नहीं दी। फिर मैंने 4 और चिट्ठी लिखी, तब भी जवाब नहीं दी, क्योंकि हमारे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें किसी मंत्री के ऊपर केस डालना है तो प्रधानमंत्री से अनुमति लेनी होगी, नहीं तो हर मंत्री को परेशान करने के लिए कोई केस कर देगा। इसीलिए प्रधानमंत्री की अनुमति होगी तभी आप केस डाल सकते हो। तो मैंने माना वो कुछ नहीं कर सकते,
क्योंकि राजा के रहनुमा तो सोनिया गांधी, तो वो मेरे चिट्ठी की जवाब भी नहीं दे सकते थे। आंख की शर्म भी थी। वो मुझे जानते हैं, दोनों अर्थशास्त्री है, दोनों साथ प्रोफेसर भी रहे हैं। और जब मैं मंत्री था तो ऋषिकेश प्रधानमंत्री थे, तो ये हमारी सलाहकार थे, इतना भी एडवाइजर थे। मैं ही उनको जिनेवा से पकड़ के आया था कि वहाँ क्या कर रहे हो यहाँ। तो बहुत पुराना परिचय होने के कारण मुझे आश्चर्य हुआ। तब मैंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। हमारे संविधान जो एक श्रेष्ठ संविधान है, जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर को बधाई देना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 जो रखी है, बहुत कम संविधानों में जो मिलेगा। उसके अनुसार यदि सरकार काम नहीं करेगी और आपके विशेष अधिकार का कोई उल्लंघन हुआ है, जैसे स्वच्छ सरकार की अधिकार है आपका, और उस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके कह सकते हैं प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले रहा है, आप निर्णय ले लीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। यही मैंने किया। कोर्ट को गुस्सा आ गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को नोटिस भी भेज दिया। दुनिया में आज तक एक भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जहां कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री को नोटिस भेजा है कि उस मामले का चिट्ठी की जवाब नहीं दिया है। ये हमारे देश में अनुमति मिली। मैंने एक राजा जेल के अंदर, और दारों से पता लगा कि उसके जो घनिष्ठ मित्र है करुणानिधि की बेटी कन्नीमोनी, वो भी इसमें है, उसका भी डाला, वो भी अंदर। फिर दयानिधि मानव, उसका भी केस किया, वो भी अंदर जाने वाला है। चिदम्बरम के बारे सीबीआई ने जांच नहीं की, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बहस की, डट के मेरा पिटीशन का विरोध किया सरकार ने। दुनिया भर की प्रचार हुई, डरते हैं सबकी चिदम्बरम अंदर चले जाएगा तो फिर सबका पोल खुल जाएगा और सरकार गिर जाएगी। इस डर के मारे सरकार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मैं अकेला खड़ा था एक तरफ, यहाँ सरकार के 10-15 वकील सब बड़े बड़े दस्तावेज लेकर आए। लेकिन बहस होने के बाद ऑर्डर रिजर्व है, वो कभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि सीबीआई को ये चिदम्बरम की जांच करो, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। इस अपेक्षा में मैं पटियाला कोर्ट, जो वहाँ ट्रायल कोर्ट चल रही है, सजा देने की, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई कैसे काम कर रही है देख रही है। जो पटियाला कोर्ट में, जिसको कहते हैं सेशंस कोर्ट, उस सेशंस कोर्ट में ये ट्रायल चल रही है कि कौन क्या दंड दिया जाए अपराध के लिए। तो वहां मैंने एक और पिटीशन फाइल की है कि राजा के साथ चिदम्बरम को भी सह आरोपी बनाया जाए। उसका सुनवाई 8 नवंबर को आ रही है, और यदि ये सुप्रीम कोर्ट आ जाए वहां तो बड़ी आसान हो जाएगी, और फिर चिदम्बरम भी जेल की अंदर। मेरा एक मित्र है, वो जेल की सुप्रीम को जानता है। उसने मुझे थोड़े दिन पहले कहा कि ये जो सुप्रीम है वो थोड़ा आपसे चिड़ा हुआ है। मैंने कहा मैंने क्या किया? और कहा कि वो बावर्ची जो है कि अब जेल में वो बिगड़ा हुआ है कि ये सारा स्वामी मद्रासी उनको भेज रहा अंदर और सब मसाला डोसा इडली मांग रहा है, और उसको इडली और मसाला डोसा बनाने नहीं आता है। तो इसीलिए चले मैं कहा उसको कहो कि तैयारी करें, कल कोई इटालियन महिला आ जाए तो उसको पिज्जा बनाना पड़ेगा। तो ये पद का दुरुपयोग होकर 2 टेलीकॉम कंपनी को फायदा पहुंचाया राजा ने चिदम्बरम सहित। और राजा के ऊपर एक और आरोप है कि इस लाइसेंस को जब 3 साल पहले बेच नहीं सकती थे, इन्होंने अनुमति दी इनको विदेशी कंपनी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को बेचने के लिए। उसमें भी राजा का एक फाइल नोट निकला
उसमें उसने लिखा है कि मैं तो सोचता था कि 3 साल के लिए बेच नहीं सकती हूँ, पर चिदम्बरम ने मुझे समझाया कि कैसा किया जा सकता है, और उसमें चिदम्बरम का भी दस्तखत है, हाँ मैंने राजा को कहा था कि किया जा सकता है। तो ये सारे कागज होने के कारण चिदम्बरम भी उतना ही दोषी है। ये सारे पद के दुरुपयोग करके चंद लोगों को लाभ पहुंचाया, अपने के भी लाभ मिला। और इसके अतिरिक्त और भी लोग हैं जिनको खूब मिला। ये 2 कंपनी जो है उसमें से यूनिटेक का बड़ा हिस्सा किसका है? सोनिया गांधी का दामाद भटरा। तो चिदम्बरम का इंतजाम करने के बाद भटरा की बारी आई। हम तो सीबीआई के डायरेक्टर नहीं है, हम तो सबको एक साथ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई साधन ऐसा नहीं है ना। मेरे पास एक ऑफिसर्स की बटालियन है जो मेरे हुक्म पर काम कर सकते हैं। तो मैं सब कुछ अपना आप करता हूँ, बहस भी मैं अपने आप करता हूँ। मैं कोई वकील रखूंगा तो वकील को खरीद लेंगे तो क्या सुनूंगा, मैं नहीं कहता हूँ बट कभी होता है। तो इसीलिए मुझे एक एक करना होता है, तो मैं एक एक कर रहा हूं। आखिर तक जाऊंगा तब तक सोने वाला नहीं हूं, ये पूरा करके इसमें सबको सजा मिलने के बाद ही मैं आराम करने वाला हूं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इससे और भी बड़े भ्रष्टाचार है। कॉमन गेम्स, ये जो तेल निकली है जमीन से, कृष्णा गोदावरी फील्ड, उसमें अंबानी जी के लिए जितना नुकसान हुआ है उसमें उससे ज्यादा नुकसान हुआ है भारत के उसमें। तो घोटाला तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे हमें करनी है। तो परिभाषा में आपको पहले बात समझानी चाहता हूं कि इधर उधर मत देखिए। ये जो पद का जब दुरुपयोग बंद हो जाएगा तो बाकी चीज भी बंद होने लगेगी। गड़बड़ी वहां से सब शुरू हो रही है। दूसरा है, लोग कहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार ये जो लोगों के बीच में है, चिदम्बरम और स्वानटेक, यूनिटेक और राजा और स्वानटेक उनके बीच में, इसमें हम लोग का क्या नुकसान होता है? हमें तो 3G मिलती, 4G मिलेगी, ऐसा बात सोचिए। पहले तो ये जो पैसा है इसमें एक हिस्सा विदेश चले जाते हैं। कैसे जाती है? हवाला के जरिए, हवाला एजेंट्स हैं हमारे देश। कितना गया अभी तक? 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख नहीं 70 लाख करोड़ रुपए हमारे देश की संपत्ति, हमारे देश की पैसा विदेशी बैंक में जमा है। $1.5 ट्रिलियन। अब ये सारा पैसा यहां लगेगा तो आपको एक टैक्स नहीं देना होगा, सड़क बनाने के लिए पैसा की कमी नहीं होगी, 100 यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, दुनिया भर की डेवलपमेंट काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको लाना वापस, इस पैसा को वापस लाना, लाएंगे जरूर। हमारे और दूसरे आंदोलन में फर्क ये है, बाबा रामदेव लोगों को जुटा रहे, पदयात्रा में बहुत अच्छा काम कर रहे, परंतु लोगों को नहीं जुटा रहे, लोगों में चेतना बढ़ा रहे। अन्ना हजारे एक नया कानून लाने के लिए जोर दे, और मैंने जो कमेटी बनाई है, एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया, ये कमेटी कह रही है कि हम आज के वर्तमान कानून में लोगों को दंडित देने के लिए कार्य करेंगे। हम ना पब्लिक को जुटाने में हमारी इंटरेस्ट है, ना नए कानून लाने की इंटरेस्ट है। जो आज के कानून में जो पकड़े जा सकते हैं उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको काम करना है, उस पर मैं जोर दे रहा हूं। तो ये तीनों आयाम में है, और तीनों आयाम एक जगह कभी मिलना चाहिए और मिलेंगे।
तो तीनों का योगदान है इसमें, इस आंदोलन में। अब ये पैसा जो है विदेश जाती है, हवाला वाले ले जाते हैं। ये हवाले वाले ज्यादातर हमारे देश में जो है वो पाकिस्तान की ISI से उनकी संबंध है, और पाकिस्तान को पता लग जाता है कि कौन सा मंत्री कौन सी बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा कर रहा है। मैं पूछने जाता हूं, ये मंत्री पाकिस्तान का विरोध कभी कर सकते हैं? डर होगा कि ये नहीं हमारे पोल खुल जाएगा, बातें बाहर निकल जाएगी। आतंकवादियों का मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसे हमारे देश में लोग सरकार की बात करते हैं कि नहीं, गरीबी का समस्या है, ये समस्या वो समस्या है, उसको पहले देखना चाहिए। अधिकांश हमारे मिनिस्टर्स ब्लैकमेल होते हैं विदेशी ताकतों से, और ये कारण क्या है? भ्रष्टाचार। ये पैसा को विदेशों में जमा करने में वो हवाले के जरिए करते हैं, और हवाले वाले सारा बता देते हैं पाकिस्तान बताएंगे तो चाइना को भी बता देंगे, हमारे दुश्मन देशों को सारे को अवसर बता देंगे। दूसरा है, ये जो पैसा है जो भारत में रहती है, वो पैसा उपयोग किसमें होता है? आजकल सेठ लोग क्या करते हैं कि थोक बाजार में जाते हैं, किसान के थोक बाजार में, और सब्जी खरीद लेते हैं, चीनी का गन्ना खरीद लेते हैं, तेल के बीज खरीद लेते हैं, तेल भी खरीद लेते हैं, सब लेकर भंडार में रख देते हैं, कोल्ड स्टोरेज, और इसे मार्केट में शॉर्टेज और दाम बढ़ रही है। हमारे देश की GDP बढ़ रही है 8%, 9%, लेकिन महंगाई बढ़ रही है 16%। ये कैसा हो सकता है? हम तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं कि जब पूर्ति बढ़ती है, जब सप्लाई इंक्रीज होती है, 8%, 9% में जा रही हो तो सप्लाई तो बड़ी तेजी से बढ़ रही होगी। जब सप्लाई बढ़ेगी दाम कम होगी। तो हिंदुस्तान में नया इकोनॉमिक्स है, सप्लाई भी बढ़ेगी दाम भी बढ़ेगी, क्योंकि जमा तो होगा। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, किसी सरकार को हिम्मत नहीं है उन पर छापा मारने की। 2 दिन छापा मार दीजिए, देखिए दाम का क्या होगा। इसी पैसा जो है देश की जो रहती है, वो पैसा फिर जाकर के अपने विलासी घर बनाना, हर कमरे में एयर कंडीशनर, बाथरूम में भी एयर कंडीशनर, हर रूम में LCD टीवी, मर्सिडीज बेंज 4-4, 5-5 BMW, ऐसे विलासी जीवन बिताते हैं। और इस विलासी जीवन बिताने के लिए जो माल खरीदते हैं, BMW, एयर कंडीशनर, इनकी इंडस्ट्री की प्रॉफिट रेट बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण जो पहले कपड़ा बना रहे थे आम जनता के लिए, जो जूता बना रहे थे आम जनता के लिए, वो कहते हैं हमको यहाँ पूंजी दें, यहाँ तो सिर्फ 7-8% हमें प्रॉफिट मिलती है, वहां विलासी वस्तुओं पर जाए, वहां इन्वेस्ट करें, हमें 25%, 30% मिलेगी। तो हमारे देश की, इस गरीब देश की जो पूंजी है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 70% विलासी वस्तुओं के उत्पादन में जा रही है। ये तो आपका नुकसान, आम जनता के नुकसान है। ये पैसा जाती है जमीन खरीदने के लिए, तो इसकी बहुआयाम असर है। ये कौन ना सोचे कि ये तो एक मंत्री और सेठ के बीच की रिश्ता है, या मैं कोई पैसा दे रहा हूं उससे मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया है। ये एक जहर है हमारे सिस्टम में, इसीलिए इसका विरोध करना है। और देश की चिप को चुप करने के लिए लोगों को भड़का करके वोट लेना, इलेक्शन में पैसा खर्च करना, पार्लियामेंट में वोट लेने में मंत्रियों पर, MP को 5-5 करोड़ रुपए वो फिर जीतने के लिए खर्च करते हैं। ये सारी हो रही है। मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जनता को कभी बात समझ में आ गई तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तमिलनाडु के अभी
विधानसभा की इलेक्शन हुई थी तो जा रहा था डीएमके के खिलाफ प्रचार करने के लिए। तो सेलम एक शहर है, वहां से कोयम्बटूर में जा रहा था। रास्ते में एक बुढ़ी महिला खड़ी थी रोड में, उसने मुझे रोका, मैं रुक गया, पूछा क्या बात है? कहा तुम सुब्रमण्यम स्वामी हो? मैंने कहा हाँ। 2G का मामला बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसने कहा मैं कहा ये अनपढ़ बुद्धि क्या उसको 2G पता है? मैंने कहा तुम्हें 2G क्या पता है? तो उसने कहा ये कुछ नहीं पता, पर मुझे कुछ बुरा हो रहा है इतना पता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। हमारे करोड़ों लोगों का अपमान हो गया, इसीलिए छोड़ना नहीं। एक एक वोट के लिए करुणानिधि ने 6,000 रुपए दिए थे तमिलनाडु को, उसका तमिलनाडु के वोटर्स को। लोगों ने 6,000 रुपया दिया, एक परिवार में 5 है तो 30,000 रुपया, और वोट करुणानिधि के खिलाफ दिया, और करुणानिधि हार गया। तो मुझे विश्वास है कि लोग इस देश में कभी तय कर देंगे। मैंने इमरजेंसी में भी देखा, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक सीट नहीं मिली कांग्रेस को। कौन सोच सकता है ऐसा हो सकता है? तो मैं तो समझता हूं कि आज भ्रष्टाचार की जो खतरा इतनी हो गई है कि आने वाली चुनाव में, ये चुनाव ही हमारी जंग की मैदान है, युद्ध की मैदान है। हम तो हिंसावादी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र के रास्ते से संविधान के अनुसार बदल आए, और उसमें आप लोग वोट करें, समझदारी के साथ वोट करें। कौन जीतेगा ये मत देखिए, कौन आपको खिला रहा है ये मत देखिए, खिलाने तो वोट खाओ, और जो वोट उसको नहीं देना, जो ज्यादा खर्च करेगा उसको बिल्कुल नहीं देना। इस तरीके से हम कर सकते हैं, परंतु हमारी सारी सिस्टम दूषित हो रही है। पैसे के नाम पर पार्लियामेंट में एमपी जीते जा रहे हैं, तो ये सारा क्योंकि इतना पैसा खराब हो, भ्रष्टाचार का कोई हिसाब ही नहीं है। हर साल हमारे राष्ट्र आय के 40% कालाधन जा रहा है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है। तो सवाल ये आता है कि हम कैसा इसका समाधान निकालें। समाधान निकालने के पहले आपको मंशा ये होनी चाहिए, एक आशावाद की मंशा होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक अंग्रेजी में कहते हैं। हमारे लोग बड़े जल्दी निराश हो जाते। इमरजेंसी में जब लड़ रहा था तो लोग कह रहे थे क्या है ये गरीब देश में कहां जवाबदेही किसको समझ में नहीं आती, क्यों लड़ रहे हो आप, कुछ नहीं होने वाला है। बाहर से लोग आते थे, यहाँ कब्जा करते थे, लूट करते थे, हम सब देखते थे। ये भी हम कुछ देखते थे, 1000 साल हो जाएंगे, आप अमेरिका में जाकर प्राध्यापक प्रिंसिपल बन जाएंगे, ऐसी सलाह देते थे। जब मैं जिद करता था नहीं मैं लड़ूंगा, तो लोग कहते थे ये बैंकिंग इमरजेंसी कैसे? अब मैं क्या जानू, कैसे जानी चाहिए? गई तो क्यों? इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और जनता ने उसको हरा दिया, तो खुद हार गई। अब मुझे पहले पता होता कि इंदिरा गांधी इलेक्शन डिक्लेयर करने वाली है और खुद हार जाएगी, और ये मैं पब्लिक को उसमें कहता है इमरजेंसी काल में, तो लोग बोलते ये पागल है, इंदिरा गांधी इलेक्शन डिक्लेयर करेगी और वो हार भी जाएगी, ये कैसा हो सकता है? हवा में बोल रहा है, लेकिन यही तो हुआ। आज मैं कहता हूं कि ये कभी ना सोचे कि दुष्ट लोग पकड़े नहीं जाएंगे, बड़े लोग पकड़े नहीं जाएंगे, उनको पकड़ना और उसके लिए कानून नहीं बन जाए तो शायद अन्ना हजारे के जो जन लोकपाल बिल है उसमें एक बात अच्छी है, बाकी बातों पर मैं बहुत इम्प्रेस नहीं हूं, मैं ध्यान भी नहीं देता हूं। एक बात उसमें अच्छा है कि एक लोकपाल होगा, वो उसके पास कोई अर्जी जाएगी, जनता की उस अर्जी को लेकर वो सीबीआई को सीधा हुक्म दे सकता है कि जांच करो। आज नहीं हो सकता, आज हमें सैंक्शन लेना होता है। मंत्री के ऊपर आरोप है तो हमें प्राइम मिनिस्टर के
अनुमति लेनी होती है। सेक्रेटरी ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर आरोप है तो सेक्रेटरी के से अनुमति लेनी होती है। ये तो अनुमति लेने की बात है, इसमें देर हो जाए और जो साक्षी हैं, जो आधार है, सब मिलता है तो वो आ जाए तो मामला सुधरेगा। हांगकांग में एक जमाने में सबसे भ्रष्ट देश माना जाता था, लेकिन हांगकांग ये लोकपाल, उसको लोकपाल नहीं कहा, उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर कहा, वो बनाया और 15 साल में सबसे स्वच्छ और शुद्ध देश हांगकांग आज एशिया में बन गया। 140 देशों का रैंकिंग किया है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसमें हमारा नंबर 90 है। नंबर 1 शुद्ध देश है न्यूजीलैंड और गिरते 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 नीचे आते आते हम 90 पर, हमारा पोजीशन 90 है। इतना नीचे 10 साल पहले ये 76 था, हम गिर रहे हैं। और मैंने कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे अकाउंट, विदेशी अकाउंट में किसी नेशनलिटी को पैसा है वो इंडियन का है। अब क्योंकि आतंकवाद के कारण यूनाइटेड नेशन से कई ऐसे कानून पास किए जिससे अब अकाउंट पता कर सकते हैं और कई देश अब करने लगे। जर्मनी ने 2 साल पहले एक छोटा सा देश है यूरोप में, उसका नाम है लिechtenstein। लिechtenstein में पता लगा कि उनका जो सीक्रेट बैंक अकाउंट है उस जिसे माने किसी को बताते नहीं है इसके नाम पर, उस बैंक अकाउंट में कई जर्मन के ऑफिसर्स, तो उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो लिechtenstein को कहा कि ये सारा नाम दे दो। तो लिechtenstein ने कहा हम तो सीक्रेट बैंकिंग चला रहे हैं, हम कैसे दे सकते हैं, हमारी सारी बिजनेस ठप हो जाएगी। तब जर्मनी ने क्या किया कि जो सबसे बड़ा ऑफिसर है लिechtenstein के बैंक में, उसको खूब रिश्वत दिया और कहा कि तुम सारे जो नाम है, अकाउंट है, वो सीडी में डालकर हमें भेज दीजिए। तो उस आदमी ने सीडी में दे दिया जर्मन गवर्नमेंट। फिर जर्मन गवर्नमेंट ने उसका डाउनलोड करके छानबीन किया, अनेक देशों के लोगों का नाम थे उसमें, अकाउंट की विवरण भी था। तो उन्होंने देश के हिसाब से बांटा और 24 देश निकले। 24 देशों से लोगों का अकाउंट था लिechtenstein, उसमें हिंदुस्तान भी था। तो उन्होंने सारे 24 देशों को चिट्ठी लिखा, हमारे पास तुम्हारे देश के नागरिकों का बैंक अकाउंट है, आपको विवरण चाहिए तो चिट्ठी लिख दीजिए, आप भेज दीजिए। कई देशों ने तुरंत चिट्ठी लिखा कि हमें भेज दीजिए, एक देश ने नहीं लिखा। वो कौन सा देश? हमारा देश, आज तक नहीं लिखा। तब आप सोचिए, अभी फ्रांस में भी यही हुआ, हांगकांग शंघाई बैंक में नहीं मानते, हसन अली पकड़ा गया, अब उसके तो पता नहीं जिंदा रहेगा कि नहीं। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश के जो उच्च कोटि पद में बैठे हुए लोग हैं, उन सबका बैंक अकाउंट है। सोनिया गांधी का 1 लाख करोड़ रुपए विदेशों में, चिदम्बरम दूसरा नंबर में 50,000। धोती कुर्ता पहनता है पर तो वो बाहर जाने के बाद सुरखुल पहनता है। तो 50,000 करोड़, 35,000 करोड़, ये गरीब देश के कोई योग्यता नहीं, कोई काम नहीं, कोई श्रम नहीं, 50,000 करोड़। तो ये सारा जो विदेशी बैंकों से निकालवाने के लिए हम हमारी कमेटी ये धारा होने के बाद हम भेजेंगे एक टीम यूरोप में और सब नाम लेकर आएंगे। तब भेजूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो एक बीच में उनको कहीं पकड़ लेंगे और पता नहीं उसका लापता कर देंगे। तो ये सारी धन हमारे देश में वापस आनी चाहिए, इसके लिए रास्ते हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए
भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें दो स्तर पर काम करने होगा, एक अल्पकालीन और दूसरे दीर्घकालीन। अल्पकालीन में क्या करना चाहिए? एक तो अच्छी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। रेल रिजर्वेशन में 1970 से 1980 में कितनी 85 तक कितना मुसीबत होता था। रेल रिजर्वेशन में कितना रिश्वत देना होता था, काउंटर में देना होता था, टिकट कलेक्टर को देना होता था। फिर राजीव गांधी की दिलचस्पी के कारण ये कंप्यूटराइज हो गया और कंप्यूटराइजेशन होने के कारण आज लगभग रिजर्वेशन में कम से कम कोई भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि सिस्टम बन गई है। वेटिंग एज को नहीं बदल सकते हैं, पहले तो बदल सकते थे, कलम से बदल सकते हैं, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बदल नहीं सकते। वैसे ही पहले जाना फॉर्म किसी बात की चाहिए थी, जमीन का पट्टा चाहिए, ऑफिसर के कमरे के सामने जाओ, चपरासी पैसा मांगेगा, ऑफिसर मांगेगा। अब वो कंप्यूटर टाइप करो, अपने आप प्रिंट आउट हो जाए। इस तरीके से हम एक हद तक भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। दूसरा है अच्छे कानून बनाए, जैसे अन्ना हजारे करें, उसमें एक ही बात मुझे चाहिए, आज के कानून पर्याप्त, एक बात पर कमी है, ये सैंक्शन वाली बात, अनुमति देने की बात, इसको समाप्त कर दो, सब कुछ जीव। तो ये सारे अल्पकालीन की बातें होती हैं। दीर्घकालीन पर हमें सोचना चाहिए, हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ? शुरू में हुआ 1947 के बाद, जब जवाहरलाल नेहरू ने ये सोवियत रूस की जो लाइसेंस कोटा वाली प्रणाली लाई और जिसके पास परिचय था, मंत्री के पास अप्रोच था, कॉन्टैक्ट था, संपर्क था, उसको लाइसेंस मिली, वो जाकर ब्लैक मार्केट में बेचता था। यही होता था, ललित नारायण मिश्रा थे रेलवे मिनिस्टर, यही काम करते थे जब वो कॉमर्स में थे। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार शुरू हुआ। लेकिन ये सिस्टम जाने के बाद, बाजारी प्रणाली आने के बाद क्यों ज्यादा हो गई? उसका कारण है अंतर्राष्ट्रीयकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा? पैसा कमाओ, नाम कमाओ। धीरे धीरे हमारे देश में क्या बन रही है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके समाज की उसमें प्रतिष्ठा, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, जिसके पास पैसा है उसको अच्छी प्रमोशन मिल सकती है। तो पैसा बढ़ गई है आपकी समाज में, आज समाज की प्रतिष्ठा का मापदंड है। ये हमारे समाज सनातन धर्म के विरुद्ध है। हम तो कभी पैसे को इतना उच्च स्तर दिया नहीं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन दान भी करना ये भी हमारा धर्म है। मैं जब गुजरात में था और अमेरिका में गया, PhD लेने के लिए तो एक अमेरिकन स्टूडेंट ने मुझसे कहा, आप लोगों ने महात्मा गांधी को नेता कैसा मान लिया? मैंने कहा क्यों? वो तो आनंदा है। मैंने कहा तुम्हारे देश में नेता कैसे होते हैं? ओ सूट बूट पहन करके बड़े शानदार ड्रेस और जूता, चमकता हुआ जूता, ये ऐसा नहीं होगा तो नेता नहीं हो सकता। आपके धर्मगुरु, हाँ वो उसमें हीरा पहनते हैं, रूबी पहनते हैं, सफायत पहनते हैं, सिल्क का ड्रेस होता, देखो कोट कैसा सुंदर ड्रेसिंग करेगा। हमारे देश में संत लोग भगवा कपड़ा पहनते हैं और कुछ नहीं, कुटिया में रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हमें दिखता है कि हमारे समाज में ये जो पैसा है, विलासीय जीवन है, ये समाज में प्रतिष्ठा नहीं देती। दो महर्षि थे, भृगु और भारद्वाज, इन्होंने बैठ करके समाज की रचना के लिए सोची थी। तो उस समय भृगु ने कहा कि 4 आयाम हैं सत्ता के, एक है विद्या, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है धन, चौथा है भूमि। ये चारों का विकल्प
विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसके पास विद्या है उसके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए, उसके पास धन नहीं होना चाहिए, उसके पास जमीन नहीं होना चाहिए, उसको ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय के पास शस्त्र होगी लेकिन नीति बनाने में वापिस ब्राह्मण के पास जाना पड़ता है। जिसके पास पैसा जो वर्ण थी उनके पास पैसा था परंतु दान देने से उनकी प्रतिष्ठा होती। जिनके पास जमीन थी वो देश के लिए अनाज पैदा नहीं कर सकते, उस पर उसकी प्रतिष्ठा। और इसीलिए ये विकेंद्रीकरण की समाज हुई, लेकिन कहीं जन्म से जुड़ गया है। सब जुड़ा मैं नहीं जानता, कोई कहते 1000 साल पहले, कोई कहता है 1500 साल पहले, पर पहले तो जन्म से नहीं था। ये तो एक अनुशासन है, वर्ण व्यवस्था अनुशासन है। जाति जो है, हम कुर्मी है, हम यादवा है, ये तो दूसरा है। वर्ण जो है ये 4 है। और इसीलिए आप देखोगे वेद व्यासा के मां मछुआरा थी, लेकिन वो महर्षि बने, मां बाप बनी। इसी प्रकार से वाल्मीकि दलित परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो महर्षि बने, रामायण में। दलित परिवार में भी जो थे उनका माँ बाप दलित हो सकते, उनका दलित होना अनिवार्य नहीं। यदि वो इन चारों में से किसी अनुशासन को स्वीकार करेंगे तो उस वर्णा पे हो जाते। और इसी प्रकार से आप देखते हैं ऋषियों के ऋषि कौन थे? विश्वामित्र, उनका माँ बाप क्षत्रिय। और जंगल में शिकार करने वाले कालिदासा महर्षि बने, कवि बने। रावण ब्राह्मण था, तो बहुत कम लोगों को पता है कि रावण ब्राह्मण था। करुणानिधि को तो बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि वो ब्राह्मण विरोधी था और रावण लीला मनाता था। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि क्या तुम रावण लीला मनाते? नहीं, रावण हमारे दक्षिण के हैं, द्राविड़ा है, और ये राम जो है ये आर्या है, ये ब्राह्मण होते हैं। अरे राम तो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे, और रावण ब्राह्मण था। उन्होंने से लड़ाई की, नहीं वही नहीं चलता। तो फिर मैंने तमिल में जो रामायण लिखी है, कम्बल रामायण पढ़ के सुना। धीरे धीरे उनको बात बची और उन्होंने रावण लीला छोड़ दिया। और राम का बुराई अभी भी करते हैं। एक दिन चिड़ गए कि राम सेतु, स्वामी कहता है सुप्रीम कोर्ट में, राम सेतु, राम के नाम पर कैसा सेतु हो सकता है? कोई इंजीनियर थे वो, किस इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री दी उसने। दूसरे दिन बीमार हो गए और उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना था। हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। मैंने चिट्ठी लिखा, कम से कम MBBS तो है राम के बाद। रावण जाकर मानसरोवर के किनारे पर एक जगह में पूजा की थी, कैलाश के निकट, और शिव भगवान से वर मांगी थी उन्होंने और मिला था। और मैं जब चाइना की सरकार को 3 साल बहस करते करते उनको समझाया कि उनको खोलना चाहिए, तो उनके सूचने का ने कहा अच्छा मैं खोलता हूं, लेकिन 2 शर्त पर। एक कि पहला तुम जाओगे। मैं क्यों पहले जाने, तुम क्या प्रश्न कर रहे हो, तुम जाओगे तो क्या हालत होती है तुम्हारी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो हम प्रवेश ले रहे हैं ये सिर्फ हिंदू के लिए होगा, कोई हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं जा सकता। मैं कहा कम्युनिस्ट देश है, आप कंडीशन जा रहे हैं। नहीं, हिंदू के लिए खोल रहे हैं, केवल उनका आत्मविश्वास है, हम लोग संशोधित हो जाते हैं। पर कैलाश मानसरोवर खुला है सिर्फ हिंदुओं के लिए। ये किसका शर्त है? ये कहना का शर्त। इंदिरा गांधी को, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो बता देता। इंदिरा गांधी दोनों शर्त मानी। मैं पहले गया तो रास्ते में मानसरोवर आने के लिए इतनी
थोड़ी एक सरोवर दिखा। मैंने पूछा हमारे गाइड से, ये कौन है, ये कौन सा सरोवर है? उन्होंने कहा इसका नाम है रावण हरंगा या राक्षस तल। ये दो नाम है, राक्षस तल या रावण हरंगा। मैंने कहा हरंगा माने का तो तिब्बत भाषा में सरोवर। मैंने कहा रावण कौन है? उन्होंने कहा रावण कोई इंडिया से आया है, उसके नाम। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, पहले मैं यहाँ स्नान करता हूँ फिर वहां जाता हूँ मानसरोवर में, वो थोड़ा दूर नहीं था। पानी में मत जाइए, पानी में जाएंगे तो गुजरी आ जाएगी, पानी पियोगे तो मर जाओगे। तो मुझे आश्चर्य हुआ, तो मैंने एक बोतल भरा पानी रावण भर रहा था, और जब वापिस आया तो करुणानिधि को दिया कि इसको पीकर दिखाइए तो वहां के ऊपर उसका असर होता है। तो ये हमारी संस्कृति है कि हम पूजा करते हैं उन लोगों का जो त्याग करते हैं। आज जो भौतिक विकास पर हमारे सारे देश ज्ञान केंद्रित हो गए, हम पूजा उन लोगों को करने लगे हैं जो गलत रास्ते, सही रास्ते, किसी रास्ते, शॉर्टकट, लॉन्ग कट, कोई तो पैसा लुटा देते हैं, उनकी पूजा। इसमें से समाज बिगड़ रहा है। आप सुखी नहीं होने वाले हैं पैसा बनाने। यदि सुखी होते हैं पैसा बनाने के बाद तो मुझे बताइए कि अमेरिका से लोग यहाँ हमारे स्वामियों के आश्रमों में क्यों आए? श्री रविशंकर के आश्रम में कितने विदेशी, आदाराम बाबू का देखिए, बाबा रामदेव का देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती तो दक्षिण में उनका देखिए। किसी भी प्रतिष्ठित हमारे साधुओं के आश्रम में आप देखोगे विदेशी आए, अमीर विदेशी। एक हॉलीवुड एक्ट्रेस जिसने कई पुरस्कार पाए हैं, उसका नाम है जूलिया रॉबर्ट्स। वो सबसे ज्यादा उसने कमाया। वो एक दिन शूटिंग के लिए हरियाणा आई, तो लोगों ने उसको एक बगल में एक आश्रम था उसमें ले गए दिखाने के लिए। तो वो स्वामी जी के सामने बैठे और स्वामी जी ने कहा कोई सवाल है? तो उन्होंने कहा मैंने इतने धन कमाई है परंतु मैं सुखी नहीं हूँ, क्या बात है? तो स्वामी जी ने उसको गीता का प्रवचन किया, बताया। इतनी प्रभावित हो गई कि वो वापस जब अमेरिका गई, उसने अपने को, अपने पति को, अपने बच्चों को हिंदू बना दिया, हिंदू वर्शिप करते। ये तो एप्पल है, स्टीफन जॉब्स जो जिसकी देहांत हुई, वो भी पहले लफंगा था। वो वाराणसी में आया, नीम करोली बाबा, उनके आश्रम में जाकर के उसकी सारी परिवर्तन हुई और अमेरिका गया, चलता ऐसे नए नए नवीन यंत्रों को उसने पैदा किया। अमेरिका कोने कोने पर महायोगा चलती है। यहाँ से जाते हैं साधु, वहां आश्रम खड़ा करते हैं, बड़ी बड़ी हाँ तो लोग मन शांति के लिए पागल हो गए। अब मेरा नाम स्वामी है, मैं असली स्वामी तो नहीं हूँ। मैं हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मुझे टेलीफोन आ जाती है, डायरेक्टरी में देखते कोई स्वामी मुझे फोन करते हैं कि आप हमें लेक्चर देने के लिए आइए मन शांति के लिए। हम 25 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आपको $5,000 देंगे फीस। मैंने कहा मुझे ये सारा नहीं चाहिए, मैं तो नहीं आ सकता। तो सोचते उन्होंने कहते अच्छा हम $10,000 देते, डबल देते। एक पैसा के कारण मैं इतना उनको कुछ पता ही नहीं कौन असली है कौन नकली है। इस तरीके से चल रहा है, हम अपने धर्म को पहचानते नहीं है। अभी हमारे चंद्र प्रकाश जी ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने 1965 में कहा था सोशलिज्म भौतिकवाद, कम्युनिज्म भौतिकवाद, साम्यवाद भौतिकवादी है और ये पूंजीवाद जो है ये भौतिकवाद। ये हमारे देश के लिए अनुकूल, हमारे देश के लिए वही अनुकूल है जो भौतिकवाद और आध्यात्मिकता में समन्वय पैदा करती है, सम्मिश्रण करती है। वो उनमें एकात्म मानववाद था। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ, दीर्घकालीन में
ये भ्रष्टाचार को रोकना है तो दिल के अंदर से ये बड़ी आवाज आनी चाहिए, और तब आएगी जब हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग फिर बन जाएंगे। मैं तो आपको कहता हूं कि जब विदेश से 500, 600 साल, 1000 साल पहले हमारे देश में आए, वास्को ड गामा आए चाइना से, फासियन, वांचुआंग ये आए, अमेरिका से मार्क ट्वेन आए, सबके पुस्तक आप पढ़िए, उसमें एक बात कहते हैं, इतनी ईमानदार देश मैंने हम लोगों ने और लोग कभी नहीं देखा। रात को अपने घर को भी ताला नहीं लगाते, कोई हम सामान गलती से छोड़ के जाएंगे तो हमें पीछा करके ताकत देते हैं, ये पुस्तकों में लिखा। और यदि भौतिकवाद पर हम लगेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है, पैसा कमाना शॉर्टकट से, लॉन्ग कट से, जो भी झूठी तरीके से, सच्ची तरीके जो भी, ये जो पागलपन आ गई है हमारे देश में, ये हम काबू में ला सकते हैं लोगों को जेल में भेजकर, पर जितने लोगों को जेल में भेजते हैं उतने लोग यहाँ पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें भावना में बदलना है, ईमानदारी से जो त्याग करता है उसकी पूजा करके जो सनातन धर्म करती है वो वापिस लाएंगे, तो दीर्घकालीन में हम इस देश को दोबारा शुरू करके एक महाशक्ति बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।